वो बराबर है, और यही लोकतंत्र है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं आपने, बहुत सारे तथ्य उठाए हैं। मैं आनंद जी आपके पास आना चाहूंगा। और सत्ता मोह तो खैर इतना, मैं क्या कहूं कि जितना धृतराष्ट्र का दुर्योधन के लिए था, उससे ज्यादा सत्ता का मोह भाजपा का अपना क्या कहते हैं कि है कि किसी भी हालत में साम दाम दंड भेद सत्ता चाहिए। माइनॉरिटी में आए तो भी सत्ता चाहिए, मेजोरिटी में तो हो तब तो है ही। लेकिन धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सब जगह एक दमन वाली स्थितियां आई हुई हैं। इसे अघोषित इमरजेंसी तो खैर कहा ही जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस किस्म की व्यवस्था को लोग स्वीकार करें, इसे कहते हैं ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक है, जहां पर राइट टू डिसेंट तक नहीं है। आप एक शब्द नहीं बोल सकते किसी के खिलाफ और फिर कहते हैं कि ये लोकतंत्र है। और सबसे ज्यादा जो कई बार मेरे मन में रोष आता है कि हमारी, खासतौर से हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता आते हैं अक्सर, वी हैव गॉट अ रोबस्ट डेमोक्रेसी एंड रोबस्ट, क्या कहते हैं, जुडिशरी। ये रोबस्ट जुडिशरी 30 से 50 साल लेती है एक जजमेंट देने में। इस रोबस्ट जुडिशरी तक कोई गरीब नहीं पहुंच सकता है। इस रोबस्ट जुडिशरी में पवन खेड़िया के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को जाना पड़ता है, जिसकी आम आदमी की वहां पर पहुंच नहीं है। ये रोबस्ट नहीं है, एक सड़ा हुआ सिस्टम है जो यहां से निकलता है, जो आम आदमी को सपोर्ट कभी नहीं करता है। मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था जहां पर आज हम पहुंचे हैं, मुझे रशिया के इलेक्शंस में और यहां के इलेक्शन में थोड़ा सा फर्क नजर आता है कि हम थोड़े से आजाद हैं, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था, जो पुतिन की व्यवस्था है या भारत में जो भाजपा की व्यवस्था है, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। आप जरा सा डिसेंट वाला एक शब्द लाने की कोशिश कीजिए, विरोध कीजिए, आपकी फिर उसके बाद बाकी जिंदगी सालों साल जेल में कटेगी और एक के बाद एक कई, क्या कहते हैं, स्टेट्स में केस पर केस होते चले जाएंगे। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जहां पे इंसान का सिर्फ दम घुट सकता है और कुछ नहीं। जी आनंद जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश भाई, मैं जो आपने पहली बात कही, मैं वहां से नहीं, मैं बेसिक बात कर रहा हूं और आप लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूं जैसे मैं इस लोकतंत्र को समझता हूं। मेरी अपनी समझ बहुत ही प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसी है, तो इसलिए मेरा लोकतंत्र की समझ बहुत बहुत प्राइमरी है। मैं बहुत बड़े लोकतंत्र को नहीं समझता हूं। मेरे लिए लोकतंत्र का मतलब यह है कि इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान है। उस संविधान के 3 अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका और कार्यपालिका कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ वो नहीं है, लेकिन जो विधायिका है वहां पे मैं अपना चुना हुआ प्रतिनिधि भेजता हूं। जो मेरी क्या जरूरत है, मुझे आज खाने की जरूरत है या शिक्षा की जरूरत है या साफ पानी की जरूरत है या साफ हवा की जरूरत है, वो मेरी आकांक्षाओं का रिप्रेजेंटेटिव वहां होता है। तो पहली चीज तो मेरे लिए लोकतंत्र ये है। मेरे लिए जो एक नेताजी होते हैं, वो एक सामाजिक आदमी होते थे, जो पहले माना जाता था कि नेताजी से कह दो। नेताजी जरूरी पहले नहीं था कि कोई एमएलए एमपी हो। एक व्यक्ति जो समाज में घूमता था और समाज के लिए काम करता था, उसका एक जनरल नॉमिनेशन नेताजी होता था। पहली चीज यह है कि जब इलेक्शन होता है तो आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और जो हमारा संविधान कहता है उस संविधान के अनुसार वो चुने हुए प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं। ये बेसिक लोकतंत्र का बेसिक फ्लॉ है, जहां पे कहा जाता है कि हु इज योर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। ये लोकतंत्र नहीं है। आप अपने लोकतंत्र के पहले ही सीढ़ी पे आप बेईमानी कर देते हो, क्योंकि लोकतंत्र बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अपना वो चुनेंगे और चुने हुए प्रतिनिधि अपना नेता चुनेंगे। हमारे यहां हम नहीं चुनेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, हम चुनेंगे कि कौन हमारा एमपी होगा, हम चुनेंगे कौन हमारा एमएलए होगा, हम चुनेंगे कौन मेरा प्रधान होगा। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि जब इस लोकतंत्र की एक दूसरी सीढ़ी आती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से जो अपना काम कराते हैं, उसमें एक इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन की बड़ी चीजें छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन में अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी के रूप में अगर वो चाहती है, इंडिपेंडेंट जाके लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसको इलेक्शन कमीशन गवर्न करता है। इलेक्शन कमीशन के यहां सब लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। एक भी पार्टी मुझे बता दीजिए, एक भी पार्टी जो 100% अपने लोकतंत्र लागू की हो। भाई, मैं अपने घर में लोकतंत्र लागू नहीं करूंगा। मैं अपने घर में कहूंगा कि नहीं साफ सफाई, मतलब बाहर वाले को सारा कानून बताऊंगा।
तो मैं जब ये इस बात को कह रहा हूं, डिग्री का फर्क हो सकता है। कांग्रेस ने अगर एक बड़ा पहल किए कि खड़गे जी को कम से कम आंख में धूल भोगने के लिए ही सही, लेकिन कुछ तो उसने चुनाव कराया। आज भी हमारे यहां जो चुनाव होते हैं उसमें लोग कहते हैं कि पैसे का प्रभाव है, इसका प्रभाव है, वो अलग बात है, लेकिन एक कहीं ना कहीं कोई तो चुनाव होता है हमारे यहां ना। तो वो चुनाव का नाटक ही है, लेकिन कांग्रेस में चुनाव का एक नाटक हुआ है कम से कम, तो ये अच्छी बात है और सब जगह होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात आता हूं कि जब हमारे यहां ये कहा जाता है कि जब ये चुने हुए लोग आते हैं तो ये कैबिनेट बनाते हैं, एक ये मंत्रिमंडल बनाते हैं जिसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आम आदमी को भी समझना चाहिए। और ये कैबिनेट किसके उस पर काम करती है? ये अपनी लोकसभा या विधानसभा या जो भी इसकी वो है उसमें काम करती है। लोकसभा, अगर हम लोग संसद की बात करें तो उसके 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, ये चर्चा, और वहां पे चर्चा करके तब हमारे जनप्रतिनिधि बताते हैं इस देश आपके लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, पूरे देश की टोटलिटी में ये अच्छा। इसलिए अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो इस तरह से की जाएगी, स्टेट की बात स्टेट वाले करेंगे। अगर आप संसद का जो कि सबसे बड़ा मंदिर, आप खुद ही कहते हैं, आप तो जाके मत्था टेकते हैं, आज तक तो मैंने किसी को संसद के आगे साष्टांग करते हुए नहीं देखा था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने को जाके साष्टांग करता है, मुझे यह लगता है कि वो नाटक है। क्योंकि अगर संसद के अंदर जो आपका व्यवहार है, आप चुने हुए प्रतिनिधि का माइक ऑफ कर देते हैं अगर ऑपोजिशन का है, और ये आप खुद कहते हैं कि आपका माइक तो नहीं ऑफ हो रहा है, स्पीकर खुद कहते हैं। जिस तरह से जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं उनका जो कंडक्ट है, धनखड़ साहब 18-12 अगर खड़गे जी को टोकेंगे तो बात नहीं अपनी रखने देंगे, तो उसका क्या मतलब है? अगर राहुल गांधी अपनी कोई बात रखते हैं जिसमें साफ साफ ये पूछते हैं कि भाई मोदी जी ये बताइए कि अडानी जी आपके साथ गए थे कि नहीं गए थे, क्या उसमें कोई उन्होंने गाली दी थी, क्या उन्होंने उनके पिताजी का नाम लिया था, क्या उसने माताजी का नाम लिया था? पिताजी का नाम ये जरूर लेते रहते हैं। उसी सेक्शन में दूसरी दिन आपको कहते हैं कि अपने नेहरू का नाम क्यों नहीं लगाते हो? आप तो पिता का नाम ले, कोई पिता का नाम लिया था, उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आप जिन जिन विदेश यात्रा में गए हैं वहां पे अडानी जी आपके साथ साथ कहां गए हैं, और अडानी जी उसके बाद कहां गए और उसके उनको फायदे हुए हैं, उन्होंने और तो नहीं पूछा था। इसमें कौन, मतलब भाई ये भी हम सब लोगों को समझना चाहिए इसमें कौन सी अमर्यादित बात थी। और इसके बाद उन्होंने उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए पूरा पत्र लिखा है, तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वो एक्सपंज कैसे किया जा रहा है, ये एक्सपंज कैसे किया जा रहा है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद ही कहते हैं कि भाई हम 303 हैं, हम चुने हुए आए हैं, तो इसलिए हमारा सब अधिकार है। पंजाब में आप गवर्नर साहब ने कह रहा है मैं सेशन ही नहीं बुलाऊंगा, आप जो करना है कर लो, मैं सेशन नहीं बुलाऊंगा। तो एक तरफ आप कहते हैं 303 की दुहाई देते हैं। आप ईमानदारी से बताइए, लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, और इस देश का कोई भी नेता, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, दिल पे हाथ रख के कह दे कि कश्मीर में क्या लोकतंत्र है? आप 8 साल से वहां आपने चुनाव नहीं कराया है, वहां के लोगों की हालत आप जाके देखिए, और फिर भी कॉल आरसे द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो मदर हो रही है। इवन सोनम वांगचुक को उपवास के दौरान नजरबंद कर दिया गया, उन्हें बात कहने की इजाजत नहीं दी गई उनको। मतलब मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं, आप अब्यूज ऑफ पावर देख लीजिए। अब्यूज ऑफ पावर मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लोकल डेवलपमेंट फंड क्यों एमपी और एमएलए को मिलेगा? तो क्या एक आदमी करेगा? अगर आपको मालूम है, उनको नहीं मालूम है कि उसमें कमीशन लिया रहता है, और वो एक फिक्स कमीशन है, और वो आप इसलिए देते हैं कि मैं बहुत पहले की बात बताऊं, यहां मालूम नहीं कोई बिहार में एक रतनलाल बस सर्विस थी, बहुत पहले 40 साल पहले। तो जब मैं कहीं नौकरी करने गया तो मुझे अजीब सा लगता था कि वहां छत के ऊपर भी एक कंडक्टर चलता था, छत के अंदर भी एक कंडक्टर, छत के ऊपर भी कंडक्टर। छत के अंदर अगर टिकट 4 आना तो ऊपर 10 पैसा। वहां पे बकरी अकरी सब चलती थी। मैं झारखंड में कहीं पोस्टेड था। जब वहां पे मुझे ये लगता था, पता ये लगता था कि मैं इसके जो कंडक्टर और ड्राइवर है उनकी तनख्वाह शायद 150 रुपया थी, क्योंकि माना जाता था कि ये बाकी पैसा यहीं से कमाएंगे। और अगर वो रतनलाल जी को किसी से गुस्सा आ जाता था तो उसको अपने ऑफिस में बिठा लेते थे, इसको लाइन हाजिर टाइप, तो उनकी कमाई बंद हो जाती थी। तो हमारे यहां क्या आप ये सिस्टम बना रहे हैं कि लोकल डेवलपमेंट फंड पता नहीं है, सारी वो नहीं पता है। आज लोकल डेवलपमेंट फंड में पहले कंप्यूटर लगते थे, अब सब लोग सोलर लगवा रहे हैं, और केवल इसलिए लगवा रहे हैं, आप ये तो कहीं से निकाल के देख लीजिए कि किसके यहां कितने, केवल इसलिए लगवा रहे हैं सबसे ज्यादा कमीशन वहां मिलता है।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एक दो चीजें इसलिए कह रहा हूं कि इसमें सब करते हैं, लेकिन जितने भोंडे ढंग से, जितने गंदे ढंग से बीजेपी आके इसको कर रही है, और सिर्फ कर ही नहीं रही है, इसमें सांप्रदायिकता का जो तड़का डाल दे रही है ना, हम और आप, कई लोग जाते हैं दाल तड़का खाएंगे, कई लोग कहते हैं नहीं तड़का नहीं डालो भाई, हमें सादी दाल डालो। जो बीजेपी इसमें हिंदू मुस्लिम का तड़का डाल के उसको टेस्टी बना रही है अपने वोट के हिसाब से, उससे हाजमा देश का खराब हो रहा है, लॉन्ग टर्म देश का हाजमा खराब हो जाएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश का दे दूं। ये हमारे यहां शुरू किया था मुलायम सिंह जी ने। कांग्रेस 1947 की संसद में बहुत सी चीजें, कांग्रेस की बुराई को लोग कहते हैं, उसकी अच्छाई की तरफ बात नहीं करते हैं, बुरा अच्छा जो भी था। मुलायम सिंह जी ने शुरू ये किया कि ट्रस्ट को वो अलॉट करने लगे, लोहिया ट्रस्ट, एक बंगला अलॉट कर दो। अब लोहिया ट्रस्ट बन गया, बंगला बन गया, और उस पर कब्जा समाजवादी पार्टी का रहेगा। मायावती जी आई तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने ये किया, उन्होंने 7 बंगले लगातार तोड़ के काशीराम ट्रस्ट, अब आओ तुम, उन्होंने एक बंगला नहीं किया, उन्होंने 7 बंगले खाली करवा और वो काशीराम ट्रस्ट हो गया। मेरा कहना सिर्फ यह है कि जो आगे आके इस तरह की हरकत करता है वो उसको और खराब करता जाता है, उसको और गंदा करता जाता है। ये लोकतंत्र है, आपको हंसी नहीं आती है। राजस्थान के लोग, मतलब उस राजस्थान की फील्ड में निकलता, जब ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को वो कहते हैं बाड़ाबंदी की जा रही है, क्योंकि वे कहीं भाग ना जाए इधर से उधर। बाड़ाबंदी आदमी की होती है, इंसान की होती है किसी लोकतांत्रिक समाज में, और हम लोग इसको एक्सेप्टेबल हुआ है, हमें कोई हमारी शिकन नहीं पड़ती है। एंड इट इज कॉल्ड बाड़ाबंदी। वो बाढ़ में रखे जाते हैं, बाढ़ में, मतलब ये कौन सा लोकतंत्र है भाई। तो मैं सिर्फ इतनी बात अभी कह के फर्स्ट राउंड, क्योंकि शीतल जी भी आगे, इनको निकलना है, कि ये अभी तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको और भोले ढंग से कर रहे हैं। ये लोकतंत्र कहने को है, लेकिन मैं नई चीज कह रहा हूं, ये एक डिक्टेटरशिप विद इन दी लोकतंत्र का एक नई चीज हम धीरे धीरे डेवलप करते जा रहे हैं। वो शायद अगले 1-2 साल में पूरी तरह से पक के तैयार हो जाएगी कि एक लोकतंत्र, उसके अंदर डिक्टेटरशिप कैसे चले। जी आनंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। इस बीच हमारे